जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का आपके चैनल इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन की दिशा में उठाए गए कुछ इंस्टीट्यूशनल कदम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। निर्यात संवर्धन की दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जो इंस्टीट्यूशनल कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करने के पहले हम आपके साथ थोड़ा सा बेसिक भी डिस्कस करेंगे कि निर्यात संवर्धन क्या होता है, आयात प्रतिस्थापन क्या होता है। देखो मित्रों, किसी भी देश के विदेशी व्यापार में दो पहलू होते हैं विदेशी व्यापार के, निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। विदेशी व्यापार के दो पहलू, निर्यात और आयात। प्रत्येक देश आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना चाहता, अपने निर्यात को अधिकतम करना चाहता है और आवश्यकता की वस्तुएं आयात भी करता रहता, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि अनिवार्य आयात को छोड़ करके वह आयात को मिनिमाइज करे, आयात को कम करे। इस दिशा में भी रणनीति अपनाता। जब निर्यात को बढ़ाने की रणनीति अपनाई जाती है तो इसे निर्यात संवर्धन कहा जाता। जब निर्यात को बढ़ाने की रणनीति अपनाई जाती है तो इसे निर्यात संवर्धन कहा जाता, एक्सपोर्ट प्रमोशन कहा जाता। जब आयात को कम करने की रणनीति अपनाई जाती है, आयात को कम करने का प्रयास किया जाता, तो इसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता। अंडरस्टूड? निर्यात को बढ़ाना एक्सपोर्ट प्रमोशन है, आयात को हतोत्साहित करना, आयात को कम करना, यह आयात प्रतिस्थापन है। हम विदेशी व्यापार के अंतर्गत इन दोनों अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। हमारे विदेशी व्यापार के दो पहलू निर्यात और आयात हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक पर। हमारा आज का मूल टॉपिक है निर्यात संवर्धन की दिशा में उठाए गए कदम। तो कदम संस्थागत भी होते हैं और नीतिगत कदम भी होते हैं। तो आज हम संस्थागत कदमों के बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में, विदेशी व्यापार को रेगुलेट करने की दिशा में सबसे पहले जो संस्थागत कदम उठाया, राज्य व्यापार निगम की स्थापना कर। राज्य व्यापार निगम, राज्य व्यापार निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी व्यापार के संदर्भ में गोरवाला समिति गठित की गई थी, जिसे राजकीय व्यापार समिति भी कहा जाता। इस समिति ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि स्टेट ट्रेडिंग शुरू किया जाए, राजकीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। राजकीय व्यापार का अर्थ है कि जब सरकार या सरकार की किसी एजेंसियों द्वारा
वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है तो इसे राजकीय व्यापार कहा जाता है। जब सरकार या सरकार की किसी एजेंसियों द्वारा राजकीय व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है, व्यापार को ऑर्गेनाइज किया जाता, जब सरकार या सरकार की किसी एजेंसियों द्वारा आयात और निर्यात की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है तो इसे राजकीय व्यापार कहा जाता है। तो राजकीय व्यापार एक प्रकार से संरक्षित व्यापार होता, सरकार द्वारा नियंत्रित और निर्देशित व्यापार होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्रशासनिक ढांचा बहुत इफेक्टिव नहीं था। उस समय देश में निजी उद्यमशीलता भी बहुत प्रभावी स्थिति में नहीं थी। ऐसे में सरकार को फ्रंट फुट पर आकर खेलना था, सरकार को आगे आकर के कदम उठाना था। तो सरकार ने राजकीय व्यापार की अवधारणा गोरवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रचलन में लाई। गोरवाला समिति की सिफारिशों के आधार पर 1951 में राजकीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। राजकीय व्यापार समिति की शुरुआत की गई। राजकीय व्यापार समिति की शुरुआत की गई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई। अंडरस्टूड। चलिए, राजकीय व्यापार समिति द्वारा राजकीय व्यापार समिति ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना का सुझाव दिया था। तो भारत सरकार ने 1951 में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किया। शुरू में यह एक कॉरपोरेशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी 100% इक्विटी भारत सरकार के पास थी, परंतु देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद भारत सरकार द्वारा इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और यह कॉरपोरेशन से यह एक सरकारी कंपनी में तब्दील हो गया। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का विनिवेश कर दिया गया और यह एक सरकारी कंपनी में बदल गई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कार्यरत है। इसका मुख्य कार्य आज भी वही है जो पहले था, आवश्यक वस्तुओं के आयात निर्यात को बढ़ावा देना। आवश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, इस लक्ष्य को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? 1951। इसका मुख्य कार्य क्या था, क्या है? इसका मुख्य कार्य आवश्यक वस्तुओं के आयात निर्यात को संपन्न करना। वर्तमान में इसकी प्रकृति क्या है? तो वर्तमान में इसकी प्रकृति एक सरकारी कंपनी के रूप में है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही है। अंडरस्टूड। अब आगे हम बढ़ते हैं। निर्यात संवर्धन की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम ईपीजेड के रूप में 1965 उठाया गया। ईपीज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इसका दो नाम फुल नाम आते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग जोन्स, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, प्रसंस्करण क्षेत्र। दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, निर्यात संवर्धन क्षेत्र। निर्यात संवर्धन क्षेत्र। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर के, निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर के विचार मंथन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार निर्यात संवर्धन पर अधिक फोकस करना शुरू किया। इसके पहले सरकार आयात प्रतिस्थापन पर फोकस करती थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना का जब मिड टर्म रिव्यू किया जा रहा था तो सरकार ने निर्यात संवर्धन पर अधिक फोकस करना शुरू किया और मुदालियर समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ईपीजेड की अवधारणा को इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स की अवधारणा को इंट्रोड्यूस किया गया। देश का पहला ईपीजेड, बल्कि देश का ही नहीं, एशिया का पहला ईपीजेड गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। गुजरात के कांडला में देश का पहला ईपीजेड स्थापित किया गया, एशिया का पहला। कांडला गुजरात का एक बंदरगाह है, गुजरात का एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां देश का पहला ईपीजेड स्थापित किया गया, बल्कि देश ही नहीं, एशिया महाद्वीप का पहला ईपीजेड। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में ईपीजेड की अवधारणा कब लाई गई? तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत में ईपीजेड की अवधारणा 1965 में लाई गई। प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ईपीजेड? ईपीजेड क्या है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या है? ईपीजेड क्या है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक विशेष प्रकार का औद्योगिक सह व्यापारिक क्षेत्र होता है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक विशेष प्रकार का औद्योगिक सह व्यापारिक क्षेत्र होता है जिसका विकास निर्यात को ध्यान में रखते हुए किया जाता। इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विपणन इकाइयों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की आधारिक संरचनात्मक सुविधा सरकार या सरकार द्वारा किसी सरकारी एजेंसी या विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और एक पर्टिकुलर भूभाग को, भूखंड को, क्षेत्र को
औद्योगिक विकास के लिए, व्यापारिक विकास के लिए डेवलप किया जाता और वहां पर औद्योगिक एवं मार्केटिंग इकाइयों को जो है स्थान उपलब्ध कराया जाता, उनसे अपनी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करने के लिए कहा जाता। सरकार यहाँ पर स्थापित इकाइयों को अनेकों प्रकार का इंसेंटिव भी प्रदान करती है। अंडरस्टूड? तो हमने क्या कहा कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक विशेष प्रकार का औद्योगिक सा व्यापारिक क्षेत्र होता जहां पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या व्यापारिक इकाइयों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, आधारिक सुविधा सरकार या सरकारी एजेंसियों या विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और लोगों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, व्यापारिक इकाइयों की स्थापना के लिए उनको मोटिवेट किया जाता, प्रोत्साहित किया जाता। यहाँ पर स्थापित इकाइयों को सरकार द्वारा सभी प्रकार के आर्थिक और गैर आर्थिक सुविधाएं एवं संरक्षण प्रदान किया जाता। इसके माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जाता, उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाता, व्यापारियों को आकर्षित किया जाता। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना होता। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकास को प्रोत्साहित किया जाता। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकास को प्रोत्साहित किया जाता। तो आपसे पूछा जाए कि निर्यात संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या? निर्यात संवर्धन का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकास को भी बढ़ावा देना पड़ता। जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उत्पादकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता। यहाँ पर गुणवत्ता युक्त आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यहाँ पर सरकार द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक दशाएं उत्पन्न की जाती, विशेष प्रकार के आर्थिक नियम बनाए जाते, कानून बनाया जाता, यहाँ संरक्षण इनको प्रदान किया जाता। तो निर्यात संवर्धन के साथ साथ रोजगार उत्पन्न करना भी इसका उद्देश्य। अब हम इसी उद्देश्य, आपसे पूछा जाए कि ईपीजेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईपीजेड का उद्देश्य देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है जिसे हम नंबर 1 निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। निर्यात तभी बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़ेगा। तो दूसरा, उत्पादकी गतिविधियों को बढ़ावा देना। उत्पादकी गतिविधियों को बढ़ावा देना। उत्पादकी गतिविधियों को बढ़ावा दे। तीसरा पॉइंट हमारा रोजगार उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करना। संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करना। उत्पादन और व्यापार, अगला पॉइंट है हमारा उत्पादन और व्यापार के लिए
उत्पादन और व्यापार के लिए आवश्यक दशाएं उत्पन्न कर आवश्यक दशाएं उत्पन्न करना। यह ईपीजेड का प्रमुख उद्देश्यों में आता। प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, नियंत्रण को कम करना भी इसके उद्देश्यों में आता है। जब 1965 में भारत सरकार ने ईपीजेड की अवधारणा को प्रचलन में लाई, जब 1965 में भारत सरकार द्वारा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की अवधारणा को प्रचलन में लाई, तो उस समय भारत सरकार ने कहा कि देश में पब्लिक सेक्टर के तत्वाधान में, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के तत्वाधान में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाएंगे। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के तत्वाधान में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए जाएंगे, अंडरस्टूड कहा गया। और कहा गया कि यह केवल बंदरगाहों के आसपास बनाए जाएंगे। अब तो इस नीति के अंतर्गत शुरू में जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए गए, पहला कांडला गुजरात, फाल्टा पश्चिम बंगाल, तीसरा मद्रास, जिसे आज चेन्नई आप कहते हो, मद्रास तमिलनाडु, चौथा सांता क्रूज मुंबई महाराष्ट्र, पांचवा कोचीन केरला, छठा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। शुरू में यह सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र केवल पब्लिक सेक्टर में बनाए जाएंगे और बंदरगाहों के आसपास बनाए जाएंगे। परंतु और इस पॉलिसी के अनुसार सरकार ने इन 6 की स्थापना किया, परंतु उत्तर भारत के राज्यों ने विरोध करना शुरू किया। कहा कि हमारे पास बंदरगाह नहीं है, तो क्या हमारे यहाँ इस तरह की योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। सरकार ने बदलाव किया अपनी पॉलिसी में। इसके बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन की स्थापना की। तो देश में 7 एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स बनाए गए, जो सबके सब पब्लिक सेक्टर में बनाए गए। 1995 में भारत सरकार ने यह नीति बनाई कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन निजी क्षेत्र में भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो इसके बाद 1995 में निजी क्षेत्र में ईपीजेड स्थापित करने की अनुमति दी गई। ईपीजेड स्थापित करने की अनुमति दी गई, अनुमति दे दी गई। इसके बाद सूरत और मुंबई में ईपीजेड प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया। सूरत का ईपीजेड रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किया गया।
मुंबई का ईपीजेड टाटा द्वारा डेवलप किया गया। तो 1995 में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी निजी क्षेत्र ईपीजेड बनाने की अनुमति दिया। इसके बाद 2 प्राइवेट सेक्टर में ईपीजेड बने। कुल देश में 9 ईपीजेड बनाए गए, लेकिन करंटली एक भी ईपीजेड अब नहीं है। क्या ईपीजेड बंद हो गए? नहीं। क्या ईपीजेड की अवधारणा सरकार ने बंद कर दिया? नहीं। ईपीजेड का प्रमोशन कर दिया गया, ईपीजेड को मॉडिफाइड कर दिया गया, ईपीजेड को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तब्दील कर दिया गया। नवंबर 2000 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि देश के सभी ईपीजेड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदला जाएगा। इस सरकार के इस निर्णय के बाद 1 बाय 1 करके सभी ईपीजेड को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। अंडरस्टूड? ईपीजेड को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। अंडरस्टूड? तो यह हमने बताया। आपसे पूछा जाए कि देश में पहला ईपीजेड कब बनाया गया, तो पहला ईपीजेड 1965 में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कंडला में। यह भारत का ही पहला नहीं था, बल्कि एशिया का पहला ईपीजेड। इसका विकास, इसकी स्थापना किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। तो ईपीजेड जो होता है देश के किसी भी भाग में स्थापित किया जा सकता। शुरू में इसकी स्थापना केवल सरकार करती थी, केंद्र सरकार, लेकिन अब इसकी स्थापना प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता। इसके स्थापना के का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना। अब हम आते हैं कि ईपीजेड का सकारात्मक बिंदु क्या है। ईपीजेड के सकारात्मक पहलू देखिए, ईपीजेड के सकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, ईपीजेड के सकारात्मक पहलू और ईपीजेड के नकारात्मक पहलू। ईपीजेड के सकारात्मक पहलू और ईपीजेड के नकारात्मक पहलू, इस पर हम आपके साथ परिचर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। ईपीजेड के सकारात्मक पहलू और ईपीजेड के नकारात्मक पहलू। सबसे पहले ईपीजेड के सकारात्मक पहलू, मतलब ईपीजेड से लाभ क्या हुआ है। ईपीजेड से लाभ क्या हुआ, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। अंडरस्टूड? देखिए, ईपीजेड से पहले औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा। औद्योगिक विकास और उत्पादन को बढ़ावा, उत्पादन को बढ़ावा, औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा, पहला हुआ। दूसरा, रोजगार सृजन को बढ़ावा, और रोजगार सृजन को बढ़ावा, और रोजगार सृजन को बढ़ावा, रोजगार में वृद्धि हुई। तीसरा, निवेश में वृद्धि,
चौथा, आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं का के विकास को बढ़ावा। पांचवा पॉइंट, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में वृद्धि। मुद्रा की प्राप्ति में वृद्धि। चौथा, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि। कर राजस्व में वृद्धि। फिर सातवां, आयात में कमी। आयात में कमी। नेक्स्ट, देश में उद्यमशीलता के वातावरण को बढ़ावा। उद्यमशीलता को बढ़ावा। उद्यमशीलता को बढ़ावा। हमने कहा कि ईपीजेड के सकारात्मक पहलू इस प्रकार हैं। औद्योगिक विकास और उत्पादन को, ईपीजेड की अवधारणा लाकर सरकार ने देश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन दिया। सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया। विदेशी और घरेलू निवेश में वृद्धि हुई। देश में आधारिक संरचना, चाहे सड़क का विकास हो, बिजली का विकास हो, बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो, कम्युनिकेशन सेक्टर का विकास हो, इसके माध्यम से प्रोत्साहन मिला। फिर सरकार के कर राजस्व में वृद्धि हुई। जब देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलने लगा तो इसके कारण आयात में कमी आई, तो विदेशी मुद्रा की बचत हुई। देश में कंपटीशन बढ़ा, देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तो जिसके कारण जो है कहीं न कहीं सरकार द्वारा जो उठा एक प्रयास किया गया, उसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। क्लियर हुआ? अब ईपीजेड के नकारात्मक पहलू। ईपीजेड के नकारात्मक पहलू। ईपीजेड के नकारात्मक पहलू या अतः देखिए, ईपीजेड का जो नकारात्मक पहलू है 1-2 करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों के केंद्रीकरण को बढ़ावा। आर्थिक गतिविधियों के केंद्रीकरण को बढ़ावा। केंद्रीकरण को बढ़ावा, पहला। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि। आर्थिक विषमता में वृद्धि। विषमता में वृद्धि। सामाजिक आर्थिक विषमता में वृद्धि। क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि। विषमता में वृद्धि। देखिए, कहा जाता है कि ईपीजेड की स्थापना सभी राज्यों में नहीं की गई, सभी क्षेत्रों में नहीं की गई। इसके कारण जो है आर्थिक गतिविधियों का केंद्रण कुछ जगहों पर हुआ। आर्थिक संसाधनों के केंद्रण को बढ़ावा मिला। जब आर्थिक गतिविधियों का केंद्रण होगा तो उस केंद्रण के कारण आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है, और आर्थिक विषमता जब उत्पन्न होगी तो सामाजिक विषमता उत्पन्न होगी।
आर्थिक और सामाजिक विषमता देखने को मिली। सभी क्षेत्रों में ईपीजेड की स्थापना नहीं की गई, जिसके कारण क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हुई और क्षेत्रीय विषमता के परिणाम स्वरूप जो है कुछ राज्यों से, देश के पिछड़े हुए राज्यों से विकसित राज्यों की ओर पलायन बढ़ा, जिससे एक विशेष प्रकार का सामाजिक संघर्ष भी देखने को मिला। तो यह एक नकारात्मक पहलू इसका यह भी दिखाई पड़ता है। अंडरस्टूड। तो यह एक नकारात्मक पहलू आया। तो ईपीजेड के कारण तो कुछ नकारात्मक घटनाएं भी घटी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगला जो है हम आते हैं, अगला क्या स्टेप, ईओयू। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, निर्यात संवर्धन, निर्यात उन्मुख इकाइयां, निर्यात उन्मुख इकाइयां, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, निर्यात उन्मुख इकाइयां, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ईओयू की अवधारणा 1981 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई। यह अवधारणा कब लाई गई? 1981 में लाई गई। निर्यात उन्मुख इकाइयों को ईपीजेड के पूरक रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका भी उद्देश्य निर्यात संवर्धन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज आल्सो एक्सपोर्ट प्रमोशन लाइक एज ईपीजेड। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईपीजेड के पूरक रूप होती है। अंडरस्टूड। ईपीजेड जो है एक व्यापक पैमाने पर स्थापित किया जाता है। एक ईपीजेड के अंतर्गत सैकड़ों औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां हो सकती हैं, परंतु ईओयू के अंतर्गत केवल सिंगल इकाई होती है। ईपीजेड की स्थापना सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जहां पर औद्योगिक इकाइयों का हब होता है, लेकिन ईओयू की स्थापना केवल निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता। यह सिंगल इकाई होती है, सिंगल, और इसको सरकार द्वारा वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को दी जाती है। आपसे कोई पूछता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है निर्यात उन्मुख औद्योगिक इकाइयां जो हैं, निर्यात उन्मुख औद्योगिक इकाई एक विशेष प्रकार का औद्योगिक सह विपणन क्षेत्र होती है। विपणन इकाई एक औद्योगिक सह विपणन इकाई होती है, जहां पर वस्तुओं का उत्पादन केवल निर्यात को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसकी स्थापना किसी निजी क्षेत्र द्वारा की जाती। इसकी स्थापना केवल निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना केवल निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। अंडरस्टूड हुआ कि इसकी स्थापना केवल निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। अच्छा, और
इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका 100% विदेशी बाजारों में बेचना होता है। इनके द्वारा उत्पादन का 100% भाग विदेशी बाजारों में बेचना होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई यहाँ निर्यात उन्मुख इकाइयों में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होती है। सरकार इनको विशेष सुविधाएं प्रदान करती है। इनको कच्चा माल निशुल्क आयात करने की अनुमति होती है। प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो वह विदेशों से रॉ मटेरियल निशुल्क आयात कर सकती है। उसके आयात पर भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कस्टम ड्यूटीज इम्पोज नहीं की जाती है। क्लियर हुआ? लेकिन कंडीशन होती है कि जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उसे इंडियन मार्केट में आप सप्लाई नहीं करोगे, उसे विदेशों में बेचोगे। आज भारत के जब हम निर्यात का स्ट्रक्चर देखते हैं, निर्यात की संरचना देखते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थ हमारे निर्यात की आज सबसे बड़ी मद बन गए। तो वह केवल एक तकनीकी कारणों से है। रिलायंस रिफाइनरी जैसे औद्योगिक इकाइयां विदेशों से, खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं और उसको रिफाइन करके विदेश को भेज दिया जाता है। भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयातक देश है, लेकिन विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर रिफाइन करके प्रोडक्ट बना करके उसे हम सेल आउट करते हैं। तो अभी हमने बताया कि निर्यात उन्मुख इकाइयां ईपीजेड के पूरक रूप में है या सिंगल इकाई के रूप में स्थापित की जाती है। इनको निर्यात करने के लिए कच्चा माल निशुल्क आयात करने की अनुमति दी जाती है। इनको घरेलू बाजार में बेचने पर प्रतिबंध होता है। इनको अपने उत्पादन का 100% एक्सपोर्ट करना होता है। निर्यात देश की पहली निर्यात उन्मुख इकाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात के जामनगर में स्थापित की गई। गुजरात के जामनगर में देश की पहली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्थापित की गई, जिसे रिलायंस रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से जाना जाता। और रिलायंस रिफाइनरी द्वारा विदेशों से क्रूड ऑयल मंगाया जाता, उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जब वह यहाँ पर मंगाती है तो मंगाने के बाद रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर देती है, जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हाँ, तो वर्तमान में भी निर्यात उन्मुख इकाइयों की योजना सक्सेसफुली काम कर रही है। देश में निर्यात उन्मुख इकाइयों की स्थापना पेट्रोलियम सेक्टर में, सूती वस्त्र उद्योग में, रत्न एवं आभूषणों में, सूचना प्रौद्योगिकी में, मशीनरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और कंप्यूटर उद्योग में की गई है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इकाइयां मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में स्थापित हुई है। यह आप देखो तो मध्य भारत में गुजरात और पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में, साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित हुई। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में स्थापित हुई। प्रश्न है कि निर्यात उन्मुख इकाइयों से हमें लाभ क्या हुआ? निर्यात उन्मुख इकाइयों से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला।
निर्यात उन्मुख इकाइयों से निर्यात को बढ़ावा मिला, निर्यात उन्मुख इकाइयों से रोजगार उत्पन्न हुआ, निर्यात उन्मुख इकाइयों से आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण हुआ, निर्यात उन्मुख इकाइयों से सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति हुई, कर राजस्व में वृद्धि हुई, रोजगार उत्पन्न हुआ तो बेरोजगारी में कमी। अगर हम आपसे पूछे 5 सकारात्मक पहलू बताओ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तो निर्यात उन्मुख इकाइयों की स्थापना से नंबर 1 देश में औद्योगिकीकरण और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, नंबर 2 देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला, नंबर 3 देश के निर्यात में वृद्धि हुई, नंबर 4 विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, नंबर 5 सरकार के कर राजस्व में वृद्धि हुई। यह आपका सकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू क्या? इससे आर्थिक गतिविधियों का केंद्रण कुछ राज्यों में हुआ। नंबर 2, इससे क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हुई। नंबर 3, इससे सामाजिक एवं आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई। नंबर 4, इससे कुछ राज्यों से लोगों का पलायन विकसित राज्यों के तरफ हुआ। तो यह इसके नकारात्मक पहलू के रूप में है। अंडरस्टूड। देखिए, देश का पहला ईपीजेड कहाँ बना? कांडला में बना, यह गुजरात है। देश का पहला ईओयू कहाँ बना? गुजरात में ही, जामनगर में बना। देश का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बना? पोशीतारा, गुजरात में बना। देश का पहला नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ बना? धुलेरा, गुजरात में बना। देख रहे हैं, जो विकास के मेजर प्रोजेक्ट है उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? गुजरात से हो रही है। विश्व की पहली स्मार्ट सिटी विश्व बैंक द्वारा गुजरात में बनाई जा रही है। और ब्रिटिश काल में जाओ तो देश की पहली व्यापारिक कोठी, व्यापारिक शहर अंग्रेजों द्वारा सूरत में बनाया गया, वह भी कहाँ? गुजरात में है। भगवान कृष्ण ने भी आधुनिक नगर द्वारिका की स्थापना किया, तो वह भी गुजरात में। महाभारत तो यूपी हरियाणा में हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी देश का एक आधुनिक नगरी उस युग में बनाई, तो गुजरात में बनाई। तो गुजरात का जो विकास हुआ है उसके पीछे हिस्टोरिकल काजेज भी हैं, वहाँ के लोगों की व्यावसायिक मानसिकता भी है, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड भी है, और सरकारों द्वारा वहाँ की विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर इनिशिएटिव पहले लाया गया। तो हमने अभी आपके साथ ईपीजेड डिस्कस किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डिस्कस किया, जो निर्यात संवर्धन की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इसके आगे कल हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे, निर्यात संवर्धन की दिशा में उठाए गए संस्थागत कदम 2 के अंतर्गत, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की हम बात करेंगे। इस तरह से अगले लेक्चर्स में हम आपको और कुछ कदम डिस्कस करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे।
आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। आपकी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो रहा है। आप केवल पढ़िए नहीं, लेक्चर में सुनिए। इस सुनने पढ़ने के साथ साथ अपना मूल्यांकन करिए, मॉडल क्वेश्चन हल करिए इत्यादि। धन्यवाद। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक करना न भूलिए और इसके बारे में दूसरों को बताना न भूलिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी से दूसरे भी लाभान्वित होंगे, वो आपको भी पुण्य मिलेगा और मेरे प्रयासों को एक सार्थकता मिलेगी। धन्यवाद।